हेलो दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे एमआई थर्ड सेमेस्टर जो कि सोशियोलॉजी है। तो एमआई थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी में पेपर 3 है, जिसका नाम है अपराध शास्त्र और दंड शास्त्र, यानी कि क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी। देखिए, इसमें हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इसके पहले देख लीजिए सिलेबस है यूनिट वाइज। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, इसके पहले भी देखिए शॉर्ट वीडियो बनाया गया, तो उसको शॉर्ट वीडियो देखिए, क्योंकि देखिए शॉर्ट सीरीज से ही शॉर्ट वीडियो से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको देखिए लगातार। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, लिखने के लिए आएंगे 2 क्वेश्चन, तो जिसमें से कि अपराध के बारे में तो जरूरी लिखने के लिए आएगा, तो उसके सिद्धांत के बारे में जानिए। तो अपराध के विभिन्न सिद्धांतों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो लिखेंगे आंसर, अपराध के कारणों की व्याख्या पर्याप्त प्राचीन है, लेकिन अपराधी व्यवहार का व्यवस्थित अध्ययन 19वीं शताब्दी के अंतिम भाग व 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से आरंभ हुआ। इसी युग में अपराध शास्त्र जैसे विज्ञान का जन्म हुआ। अपराध के कारणों को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। इस संबंध में विभिन्न अपराध शास्त्रियों ने भिन्न भिन्न स्कूलों या संप्रदायों के माध्यम से अपने अपने मतों को प्रस्तुत किया है। अब अपराध शास्त्रियों के इन्हीं मतों या संप्रदायों को अपराध के वाद या सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको। देखिए यहाँ से अपराध के कारणों को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। इस संबंध में विभिन्न अपराध शास्त्रियों के भिन्न भिन्न स्कूलों या संप्रदायों के माध्यम से अपने अपने मतों को प्रस्तुत किया है। अपराध शास्त्रियों के इन्हीं मतों या संप्रदायों को अपराध के वाद या सिद्धांत कहा जाता है। मतलब जो अपराध शास्त्री हैं, जो इसका अध्ययन करते हैं अपराधों का, तो वो अपना अलग अलग मत, अपना भेद वो देते हैं, मत देते हैं। ठीक है, तो जो मतभेद होता है, जो प्रस्तुत किया जाता है, जो अपना डाटा दिया जाता है, उसी को वाद या सिद्धांत कहा जाता है। तो आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो आगे लिखा है, अपराध के सिद्धांत, वाद या संप्रदाय क्या होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन है, शास्त्रीय सिद्धांत या संप्रदाय। इस सिद्धांत या संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में सर्वप्रथम सर्वश्री बेंथम तथा बैकेरिया का नाम लिया जाता है। इसके अनुसार मनुष्य का व्यवहार सुख और दुख के विचार से शासित होता है, अर्थात दुख की अपेक्षा अपराध से अधिक सुख प्राप्त होने की संभावना के कारण व्यक्ति अपराध करता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी विशेष कानून का उल्लंघन करने वाले सभी व्यक्तियों को बिना उसकी आयु, पागलपन, धन, उच्च पद या परिस्थिति को देखते हुए एक जैसा दंड मिलना चाहिए। दंड इतना कठोर या कड़ा होना चाहिए कि ताकि उससे प्राप्त दुख कानून का उल्लंघन करने से प्राप्त सुख से अधिक हो। बाद में दंड की समानता के विचार से 2 परिवर्तन किए गए। बच्चों व पागल व्यक्तियों को दंड नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे सोच समझकर सुख व दुख का हिसाब नहीं लगा सकते। दंड में थोड़ी बहुत हेर फेर करने की संभावना होनी चाहिए। नेक्स्ट है, उसी में है, इस सिद्धांत का सबसे बड़ा दोष यह है कि व्यक्ति केवल सुख प्राप्ति की इच्छा से ही अपराध नहीं करता, वरन अनेक लोगों में अपराध की करने की आदत पड़ जाती है। इसके अतिरिक्त इस सिद्धांत में सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध का विचार नहीं किया गया है। वास्तव में यह सिद्धांत व्यक्तिवादी व स्वेच्छावादी है। फिर नेक्स्ट है, भौगोलिक सिद्धांत या संप्रदाय। तो इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में फ्रांस के क्वेटलेट तथा ग्वेरी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनके अतिरिक्त फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी में इस सिद्धांत के अनेक समर्थक रहे हैं। इस विचार के अनुसार अपराध कुछ भौगोलिक और सामाजिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वे स्थान जो अधिक ठसाठस भरे होते हैं अपराधियों के जन्म स्थान होते हैं। इस प्रकार इस सिद्धांत में जलवायु, प्राकृतिक शक्तियों और भौगोलिक स्थान का मानव व्यवहार पर प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये शक्तियाँ मानव नियंत्रण से परे होती हैं। वास्तव में इस सिद्धांत का मूल सार यह है कि विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही विभिन्न अपराध होते हैं। क्वेटलेट का कहना है कि संपत्ति के विरुद्ध अपराध जाड़ों में और व्यक्ति के विरुद्ध अपराध गर्मियों में। देख रहे हैं क्या है कि संपत्ति के विरुद्ध अपराध जाड़ों में और व्यक्ति के विरुद्ध गर्मियों में अधिक होते हैं। अब इतने दिन से ये लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो इसी बारे में बहुत ज़्यादा जानते होंगे, तो इसलिए बता रहे हैं। अपने देश भारत में डकैती व हत्याएं मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना एवं उत्तर प्रदेश के आगरा, झांसी आदि क्षेत्रों में अधिक होती है, क्योंकि घने जंगल, संकरी घाटियां, निर्जन नदियां, अंधेरी पहाड़ियां अपराधियों के बचने की सुविधाएं प्रदान करती हैं। ठीक है, तो जहाँ ज़्यादा जंगल झाड़ी रहेगा, बचने की सुविधाएं रहेंगी, तो वहाँ पर तो चोर डकैत तो रहेंगे ही। इस सिद्धांत को भी पूर्णतया ठीक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि एक सी ही भौगोलिक परिस्थितियों में कुछ व्यक्ति अपराध करते हैं और कुछ नहीं। इतना ही नहीं, सामाजिक परिस्थितियां भी
अपराधी वृत्ति को का पोषण करती है। चलिए तीसरा पॉइंट देखिए। तीसरा पॉइंट है प्रारूपवादी सिद्धांत या संप्रदाय, टाइपोलॉजिकल थ्योरी और स्कूल। तो इस सिद्धांत या संप्रदाय के अंतर्गत 3 सिद्धांतों या संप्रदायों का समावेश होता है। ये 3 इस धारणा पर आधारित है कि व्यक्तित्व के कुछ गुणों में अपराधी गैर अपराधियों से भिन्न होते हैं। तीनों को संक्षेप में निम्न क्रम में से समझा जा सकता है। पहला देखिए इटालियन सिद्धांत या संप्रदाय। तो सीजर लोम्ब्रोसो यह मानते हैं कि अपराध जन्मजात होते हैं। इनका विचार है कि अपराधी व्यक्तियों की शारीरिक बनावट एवं प्रकृति विशेष प्रकार या प्रारूप की होती है। उन्होंने यहाँ तक की घोषणा की है कि यहाँ तक मतलब बताया है कि कुछ विशेष शारीरिक लक्षणों वाले लोग जन्म से ही होते हैं, जैसे धंसा हुआ मस्तिष्क, गर्दन बहुत कम ऊंची होना, शरीर पर अधिक घने बाल, नज़र में अंतर, दांतों का बाहर निकलना होना और बाहर की ओर उठे हुए कान। लोम्ब्रोसो ने इन लोगों को मानसिक रूप से अस्वस्थ यानी मोरली इनसेन बताया है। यह व्यक्ति एटाविस्टिक टाइप के मानव होते हैं जिनमें आदिम की विशेषताएं पाई जाती है। लोम्ब्रोसो के समर्थक फैरी और गारोफेलो ने भी अपराधियों की जन्मजात असाधारणताओं की ओर संकेत किया है। नेक्स्ट है मानसिक परीक्षा वाला सिद्धांत या संप्रदाय। यह सिद्धांत शारीरिक विशेषताओं के स्थान पर मानसिक दुर्बलता को अपराध का मुख्य कारण मानता है। इस सिद्धांत के प्रमुख विद्वान गोडार्ड का विचार है कि जो व्यक्ति मस्तिष्क से दुर्बल होते हैं वे अपने द्वारा किए गए कार्यों एवं कानून के अर्थ को समझने में असमर्थ होते हैं, परिणाम स्वरूप अपराध करने में किसी हिचकिचाहट का अनुभव नहीं करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या संप्रदाय। तो देखिए यहाँ पर इस सिद्धांत पर फ्रायडियन इस सिद्धांत का अधिक प्रभाव पड़ा है और इसीलिए इसमें ईडिपस कॉम्प्लेक्स तथा अचेतन निराशा पर विशेष बल दिया गया है। इस विचार के अनुसार व्यक्ति संवेगात्मक अशांति के कारण अपराध की ओर प्रवृत्त होता है। सच तो यह है कि संवेगात्मक अशांति उत्पन्न होने पर व्यक्ति अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि उचित ढंग से नहीं कर पाता है और ऐसी स्थिति में उसकी अनेक इच्छाएं दबी रह जाती है। परिणाम स्वरूप दबी इच्छाओं की संतुष्टि कभी कभी कानून विरोधी या समाज विरोधी तरीके अपराध से होती है। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा टिप्पणी लिखिए सदरलैंड या अपराध शास्त्रियों के सिद्धांत। उसी में भी है अपराध शास्त्रियों के क्या सिद्धांत है सदरलैंड के द्वारा बताया जाएगा। शास्त्रीय संप्रदाय के विकसित होने से पूर्व यह माना जाता था कि मनुष्य स्वयं अपराध नहीं करता है परंतु कोई बाहरी आत्मा उस पर अपना कुप्रभाव डालकर उससे अपराध करा डालती है, अथवा यह कहा जा सकता है कि प्रेतात्मा को संतुष्ट करने के लिए मनुष्य अपराध करता है। धर्म की प्रधानता होने के कारण पूर्व शास्त्रीय संप्रदाय से पहली विचारधारा अपराध और पाप कर्म में किसी प्रकार का भेद नहीं करता था। यही कारण था कि अपराधी को बाहरी शक्ति के कुप्रभाव से मुक्ति दिलाने के लिए मध्य युग तक बलिदान, अग्नि परीक्षा जैसी कठोर रीतियां अपनाई जाती रही हैं। अब देखिए आगे टॉपिक पॉइंट है अपराध शास्त्र का शास्त्रीय संप्रदाय, ये हेडिंग है। अपराध शास्त्र का जन्म मध्य युग तक नहीं हुआ था। अपराध शास्त्र को विधिवत प्रतिष्ठापित करने तथा उसे वैज्ञानिक आधार प्रदान कराने का कार्य बैकेरिया द्वारा किया गया और इसी चिंतन की विचारधारा से शास्त्रीय संप्रदाय का जन्म हो सका। बैकेरिया ने अपराध संबंधी अपना आपराधिकता का प्रकृतिवादी सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि अपराध किसी प्रेतात्मा के कुप्रभाव के कारण होता है। उन्होंने पैशाचिक सर्वशक्ति मान्यता के स्थान पर अपराध का मुख्य आधार मनुष्य की मानसिक स्थिति में निहित माना। उन्होंने अपराध के कारणत्व की व्याख्या सुखवादी मनोविज्ञान के आधार पर की। इसका तात्पर्य यह हुआ कि व्यक्ति सुख और दुख के आधार पर ही अपने व्यवहार को नियंत्रित करता है। सुखकर कार्य को वह करता है और दुखकर कार्य को वह करना नहीं चाहता। विशिष्ट कार्य से आनंद की प्रत्याशा में संतुलन बना रहना चाहिए। दुख का कार्य कोई भी रहना चाहिए तो कौन करना चाहेगा, कोई नहीं। लेकिन सुख वाला जिसमें सुख मिलेगा तो वो तो ज़्यादा ही लोग करेंगे। जैसे कि आजकल देखेंगे तो लोग वीडियो देखना कितना पसंद करते हैं, शॉर्ट देखना।
तो उसमें देखिए शॉर्ट फटाफट देखते रह जाते हैं, लेकिन अगर कहिए कि बुक उठाकर पढ़ने के लिए तो उसमें दुख मिलता है, नहीं पढ़ते हैं लोग, बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग नहीं भी। चलिए, सुखवादी धारणा की व्याख्या में बेंथम का योगदान स्पष्ट है। बेंथम सुख दुख पर आधारित उपयोगितावादी विचारधारा के प्रमुख चिंतक के रूप में जाने जाते हैं। इसी विचारधारा से प्रभावित होकर बैकेरिया ने अपराध शास्त्र के क्षेत्र में स्वतंत्र इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए यह व्यक्त किया कि अपराध कृत्य के लिए अपराधी की स्वतंत्र इच्छा ही आधार होती है। टैफ्ट ने बैकेरिया के स्वतंत्र इच्छा के सिद्धांत के विषय में लिखा है कि प्रत्येक मनुष्य के प्रत्येक सुख और दुख की कल्पना भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक व्यक्ति की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती है कि वह सुख का उपयोग करना चाहता है और दुखों को टालता है। इसी सुख प्राप्ति के उद्देश्य में कभी कभी मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार स्वेच्छा से अपराधी कृत्य कर बैठता है। सदरलैंड सदरलैंड के मतानुसार अपराध की गंभीरता को उनके द्वारा हुई सापेक्षिक हानि से माना जाना चाहिए। उनके शब्दों में, किसी कार्य से प्रत्याशित आनंद और उसी कार्य से प्रत्याशित कष्ट को संतुलित कर देखना चाहिए, अथवा एक कार्य से मिलने वाले सुख और दुख के बीजगणितीय योग को दूसरे कार्य से मिलने वाले सुख और दुख के बीजगणितीय योग से तुलना कर देखना चाहिए। शास्त्रीय संप्रदाय के दंड संबंध में मौलिक चिंतन किया। बैकेरिया ने प्रतिपादित किया कि जो अपराधी कानून का उल्लंघन करते हैं उनके बिना उनकी उम्र, लिंग, पागलपन, संपत्ति, स्थिति और परिस्थिति पर विचार किए एक सा दंड देना चाहिए। उसने यह स्थापित किया कि मनुष्य स्वभावतः स्वार्थी होने के कारण एक दूसरे से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के प्रयास में रहता है। समाज की सुरक्षा के लिए मनुष्य की स्वार्थ भावना पर अंकुश लगाया जाना अत्यंत आवश्यक है। दंड विधान अंकुश का ही कार्य करता है। अपराध के लिए दंड उसकी गंभीरता तथा उससे समाज की हुई हानि के अनुरूप दिया जाना चाहिए। इस दृष्टि से बैकेरिया ने अपराधी को 3 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। तो देखिए 3 प्रमुख श्रेणियाँ क्या क्या है। यहाँ पर देखेंगे, राज्य के प्रति अपराध जैसे देशद्रोह, ऐसे अपराध जो दूसरों की सुरक्षा अथवा संपत्ति को हानि पहुंचाते हैं। तीसरा है समाज में गड़बड़ एवं अराजकता फैलाने वाले अपराध। दंड की कठोरता एवं निश्चितता पर इस संप्रदाय ने जोर दिया। बैकेरिया ने यह स्थापित किया कि दंड तभी प्रभावोत्पादक हो सकता है जबकि अपराधी को अपराध के तुरंत बाद शीघ्रातिशीघ्र दंड दिया जाए। दंड देते समय अपराधी की प्रतिष्ठा, धन, पद पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए और उसे मात्र अपराधी के रूप में देखा जाना चाहिए। बैकेरिया ने प्रारंभ में दंड देते समय आयु और मानसिक स्थिति की ओर ध्यान नहीं दिया था, किंतु शीघ्र ही दंड की समानता के अपने सिद्धांत में उसने 2 परिवर्तन किए। देखिए 2 परिवर्तन क्या किए थे। पहला था कि बच्चों और पागलों को इस आधार पर दंड नहीं देना चाहिए क्योंकि वे बुद्धिमत्ता पूर्वक सुख और दुख की गणना नहीं कर सकते, और दूसरा है दंड विधान का ढांचा कुछ लचीला होना चाहिए ताकि समयानुकूल उसमें परिवर्तन किया जा सके। परिवर्तनों की इस गुंजाइश से आपराधिक विधि की जड़ मजबूत हो जाती है। इस संप्रदाय ने दंड की अपेक्षा अपराधों की रोकथाम पर अत्यंत तीव्रता से बल दिया है। इसके लिए संप्रदाय के चिंतकों ने दंड संहिता की आवश्यकता पर जोर दिया। परिणाम स्वरूप 1791 में फ्रांस में फ्रेंच दंड संहिता लागू की गई। कब हुआ था? 1791 में। इस संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान यह था कि उसने एक सुस्पष्ट, अधिक प्रशासनिक और अपराध शास्त्र की आवश्यकता प्रतिपादित की। उन्होंने इस मान्यता पर जोर दिया कि जनता में दंड का भय ही आपराधिक विधि का मूल आधार है। यही कारण है कि वे न्यायिक निर्णयों में न्यायातीत विवेक का अवलंबन किए जाने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने सामाजिक हित को दंड की कठोरता का आधार माना। राज्य द्वारा अपराधी को दंडित करने के लिए सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए सजा की व्यवस्था करनी चाहिए। मृत्युदंड जैसी सजाएं सामाजिक हित की तुलना में अधिक कठोर होती है, अतएव ऐसी सजाएं उन्होंने अनुपयुक्त मानी। आलोचना देखिए, तो आलोचना में है शास्त्रीय संप्रदाय का चिंतन व्यक्तिवादी, बौद्धिकवादी और ऐच्छिकवादी है। इसमें अपराधी की मानसिक स्थिति को महत्व न देकर उसकी स्वतंत्र इच्छा जैसी अमूर्त कल्पना को
अपराध की घटना का कारण माना गया है जो उचित नहीं है। तीसरा है अपराध की स्वतंत्र इच्छा के रूप में व्याख्या किए जाने के कारण अपराधों के कारणों का पता लगाने तथा उपचारात्मक उपायों को कार्यान्वित करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है। नेक्स्ट है देखिए चौथा यहाँ पर, यह सिद्धांत सुखवादी मनोवैज्ञानिक धारणा पर आधारित है। प्रश्न उठता है कि सुख की मात्रा का निर्धारण कैसे हो और उसका दमन करने के लिए कितने अंशों में दुख होना चाहिए। पांचवा है एक ही अपराध करने वाले सभी व्यक्तियों को उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों पर विचार किए बिना एक समान दंड देना भी इस संप्रदाय की महान भूल थी। ऐसा करने से अभ्यस्त अपराधी तथा नवीन अपराधियों में कोई अंतर नहीं रहता है। तो अगर संक्षेप में आप समझेंगे इसको तो देखिए विचार करने पर ज्ञात होता है कि जहाँ शास्त्रीय संप्रदाय में मुक्त इच्छा को अपराध का प्रमुख कारण माना है, तो वही नव्य शास्त्रीय संप्रदाय ने अपराधी को परिवेश और परिस्थितियों के अध्ययन को अपराध के कारण पता कर लगाने का आवश्यक समझा है। शास्त्रीय संप्रदाय ने पद, लिंग, आयु आदि किसी कारक की ओर ध्यान न देते हुए ही एक अपराध के लिए समान दंड की व्यवस्था की, किंतु इस संप्रदाय ने बाल अपराधियों के निर्बद्ध, विकृत, अक्षम अपराधियों को अपेक्षाकृत कम कठोर दंड देने पर जोर दिया है। ठीक है, देखिए वही वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि इस अपराधियों के उचित अनुचित का ज्ञान करने की पर्याप्त क्षमता नहीं होती। सच तो यह है कि शास्त्रीय संप्रदाय ने अपराध के अध्ययन को वैज्ञानिक आधार तक पहुंचने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देखिए यूनिट 2 क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, अपराध के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो चलिए इसको देखिए कैसे होगा। तो समाजशास्त्री आपराधिक प्रमाणवाद के अनुसार सामाजिक घटनाएं उतनी ही वास्तविक होती हैं जितना कि मनुष्य का व्यवहार और भौतिक तत्वों को जो मनुष्य के सामाजिक अस्तित्व को प्रभावित करते हैं। अर्थात भौतिक तत्व मनुष्य के मन पर प्रभाव डालते हैं और वे सामाजिक घटनाओं के घटने का कारण बनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कभी कभी मनुष्य सामाजिक व्यवस्था व मान्यता विपरीत कृत्य कर बैठता है जो अपराध के रूप में परिभाषित होती है। आगे चलिए। तो इमाइल दुर्खिम का एनोमी का सिद्धांत देखिए क्या है। तो 20वीं शताब्दी के शुरू में सर्वप्रथम इमाइल दुर्खिम 1856 से 1917 ने समाजशास्त्री प्रमाणवाद के अपराध शास्त्री के रूप में एनोमी की अवधारणा को विकसित किया था। दुर्खिम के अनुसार एनोमी की परिस्थिति लक्ष्यों पर निरंतर टूट जाने के कारण उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति की आकांक्षाएं असीमित हो जाती हैं और पूर्ति हेतु व्यक्ति के व्यवहार पर निरंतर दबाव डालती है, तब एनोमी की वह स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें समाज के सामूहिक नियम की क्रियाओं को नियंत्रित करने में असफल हो जाते हैं। बेचैन व्यक्ति समाज के व्यवस्था उपकरणों की चिंता न कर के सामाजिक मानदंडों के विपरीत व्यवहार करता है, जो कि अपराध की संज्ञा में आता है। यहाँ रॉबर्ट होता है, रॉबर्ट के मर्टन द्वारा विकसित एनोमी के सिद्धांत क्या है। तो मर्टन ने इस सिद्धांत के अनुसार कहा है कि अपराध सांस्कृतिक रूप से निर्धारित लक्ष्य और इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समाज द्वारा अनुमोदित साधनों के बीच उत्पन्न विनियोजन का परिणाम है। समाज की संरचना में सांस्कृतिक लक्ष्य मनुष्य को दिए जाते हैं। एनोमी की स्थिति लक्ष्य और उनकी प्राप्ति के लिए उपलब्ध वैध साधनों के संबंध टूटने के कारण उत्पन्न होता है। आपराधिक व्यवहार सामाजिक परिस्थिति के प्रति प्रतिक्रिया है मात्र है। इस तरह मर्टन ने विचलित व्यवहार के विवेचन में व्यक्ति की जैविक मूल प्रवृत्तियों को कोई महत्व न देकर अपराध की व्याख्या में व्यक्ति को केंद्र बिंदु मानते हुए सामाजिक व्यवस्था को ही महत्व दिया है, हालांकि एक पक्षी है। एडमिन सदरलैंड द्वारा विकसित विभिन्न संपर्क सिद्धांत। सदरलैंड 1939 में अपराध का साहचर्य सिद्धांत प्रतिपादित किया। ये सिद्धांत अपराध क्यों होता है प्रश्न से शुरू होता है और इसका उत्तर सदरलैंड आपराधिक व्यवहार को सीखने की प्रक्रिया में ही खोजते हैं। सदरलैंड यह माना है कि हर समुदाय में दो प्रकार के समूह पाए जाते हैं। देखिए क्या होते हैं। तो पहला होता है अपराध करने के लिए संगठित किए गए समूह और दूसरा है अपराध रोकने के लिए किए गए संगठित समूह। इस प्रकार प्रत्येक समुदाय में अपराध की मात्रा विभिन्न सामूहिक संगठन के विभिन्न
अभिव्यक्ति पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपराध के सिद्धांत और राजनीतिक अपराध की व्याख्या कीजिए। राजनीतिक अपराध इसमें आएंगे, पॉलिटिकल क्राइम। तो देखिए, यह देखते हुए कि अपराध के किसी भी सिद्धांत को कुछ राजनीतिक विचारधारा के साथ संबंध दिखाया जा सकता है। यह इस प्रकार है कि किसी भी सिद्धांत का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इसलिए यह सामान्य अर्थ में अपराध का कोई भी सिद्धांत एक राजनीतिक सिद्धांत है और किसी भी तरह के अपराध को राजनीतिक महत्व दिया जा सकता है। दरअसल कट्टरपंथी अपराधविदों ने कभी कभी तर्क दिया है कि सभी अपराध राजनीतिक है, जैसे कि अपराध के सभी सिद्धांत हैं, और कुछ सिद्धांतकारों ने अपराध की व्याख्या और एक दूसरे के विचारों की आलोचना की पेशकश की है, जो स्पष्ट रूप से रूढ़िवादी या उदार राजनीति दृष्टिकोण और एजेंडा का समर्थन करते हैं। इस प्रकार उनके सिद्धांतों के राजनीतिक सिद्धांत माना जा सकता है। अपराध के कारण के राजनीतिक सिद्धांतों की एक वैकल्पिक अवधारणा यह है कि वे सामाजिक संघर्ष और शक्ति संबंधों पर जोर देते हैं। यद्यपि ऐसे सिद्धांत जैसा कि हमने देखा है अपराध के किसी भी रूप पर लागू किया जा सकता है, उन्होंने ऐतिहासिक रूप से व्यक्तिगत आपराधिक व्यवहार को समझाने पर ध्यान केंद्रित नहीं किया है, बल्कि अपराध दर में भिन्नता और विशेष रूप से विभिन्न जोखिम वर्गों के बीच समझाने पर ध्यान केंद्रित किया है। नस्ली और अन्य जनसंख्या क्षेत्रों को अपराधी करार दिया जाना, जहां तक आपराधिक न्याय प्रणाली को राजनीतिक नियंत्रण या दमन के साधन के रूप में देखा जाता है, इसमें सभी अपराधों का राजनीतिकरण निहित है। अधिक संकीर्ण रूप से कभी कभी यह तर्क दिया जाता है कि राजनीतिक अपराध जैसे विशेष रूप से लेबलिंग और संघर्ष सिद्धांतों द्वारा स्पष्टीकरण के लिए उत्तरदायी है, लेकिन प्रतिवाद यह है कि राजनीतिक विचारधारा से जुड़ाव वाले किसी भी सिद्धांत को राजनीतिक अपराधिकारिता के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। राजनीतिक विचारधारा और अपराध कारण सिद्धांतों के बीच समानता को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सिद्धांत जितना अधिक स्पष्ट रूप से राजनीतिक होगा, आपराधिक को राजनीतिक महत्व देने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि रूढ़िवाद और कट्टरवाद से समानता वाले सिद्धांत अपराध और अपराधियों को राजनीतिक संदर्भ में समझाने के लिए उदारवाद से समानता वाले सिद्धांतों की तुलना में अधिक संभावना रखते हैं, चाहे वह राजनीतिक स्थिरता के लिए खतरा हो या राजनीतिक उत्पीड़न के प्रतिरोध रूप में हो। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अपराध और अपराधशास्त्रियों के रूढ़िवादी छवियों के साथ समानता वाले सिद्धांत इस दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करते हैं कि अपराध राजनीतिक व्यवस्था के लिए खतरा है, जबकि कट्टरपंथी मार्क्सवादी सिद्धांत इस बात पर जोर देते हैं या संकेत देते हैं कि अपराध या तो उत्पीड़न या दमनकारी कृत्यों के लिए आवास या प्रतिरोध के कार्य हो सकते हैं। सरकारी और कॉरपोरेट वर्चस्व के एजेंट क्वीनी किसी भी घटना में सिद्धांतकार राजनीतिक आपराधिकता को कैसे परिभाषित और समझाते हैं और कौन से नीति विकल्प पसंद किए जाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनके सिद्धांतों में रूढ़िवाद, उदारवाद या कट्टरवाद के साथ अधिक समानताएं या नहीं। तदनुसार रूढ़िवादी राजनीतिक अपराधियों विशेष रूप से हिंसक की विकृति मान लेंगे। उदारवादी मान लेंगे कि राजनीतिक अपराधी ज़्यादातर सामान्य लेकिन गुमराह लोग हैं, जो दोषपूर्ण सामाजिक संस्थानों द्वारा उन पर लगाए गए तनाव पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। और कट्टरपंथी मान लेंगे कि राजनीतिक अपराधी हैं तर्कशील लोग हैं, जो उदार लोकतांत्रिक पूंजीवादी समाज की दमनकारी और शोषणकारी प्रकृति को समझते हैं और उसका विरोध करते हैं। तो देखिए, इस प्रकार हम लोगों ने 4 क्वेश्चन किया है। तो अगर इसमें अपराध शास्त्र में इसके सिद्धांत के बारे में पूछ ले, तो ये 4 क्वेश्चन में से जितने भी टॉपिक में से कुछ न कुछ जो पढ़े होंगे, याद होगा, उसको आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। तो अपराध शास्त्र के सिद्धांत के बारे में इतना था। एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आना है, तो अपराध शास्त्र के सिद्धांत के बारे में शॉर्ट में या लॉन्ग में कहीं पर भी आए, कुछ टॉपिक लेकर उसको लिख डालिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।